Assalamualaikum, this is मारूफ खान। वेलकम बैक टू another वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। हम आज वीडियो में 1 to 4 क्वेश्चंस कर चुके थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। देन आज की वीडियो में हम लोग 5 to 8 क्वेश्चंस करेंगे। 5 है व्हाई फोटोक्रोम पिगमेंट्स आर इम्पोर्टेंट टू फोटोपीरियडिज्म। पढ़ा हो तो आपको पता होगा, फोटोपीरियडिज्म में हमने कहा था कि कुछ प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग नाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं कुछ को, और शॉर्ट नाइट रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट डे प्लांट्स की, एक पिगमेंट में जिसको हम कहते हैं फाइटोक्रोम, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट्स इन मिनट क्वांटिटीज। ये बहुत मिनट क्वांटिटीज बोलते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में होती है। अब यहाँ कुछ प्लांट्स को रिक्वायर्ड थे फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डेज एंड कुछ को रिक्वायर्ड थे लॉन्ग नाइट्स। अब ये है हमारे पास के ऑनसेट्स ऑफ फ्लावरिंग सीम्स टू बी डिटरमाइंड बाय द बैलेंस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम पिगमेंट्स, जिनको हम कहते हैं फार रेड और रेड। ये होती है हमारे पास, स्विच हो जाती है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, और यही हमारे पास है कि फाइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल है फोटोपीरियडिज्म के लिए, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग्स हैं, इसके जो पिगमेंट्स हैं शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, वो डिपेंड करते हैं हाई सेंसिटिव। दैट्स व्हाई फाइटोक्रोम इज नेसेसरी फॉर द फोटोपीरियडिज्म। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म। सो एनुअल रिंग्स कैसे फॉर्म होती हैं। प्लांट्स जो टेम्परेट रीजन के होते हैं ना, वो एक्युमुलेट कर लेते हैं सेकेंडरी जाइलम को इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स एवरी ईयर, एंड हम उसको कहते हैं एनुअल रिंग्स। अब फ्लोम क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्लोम हमारे पास आउटवर्ड टू इनवर्ड नहीं बन रहा होता है, वो हमारे पास रिवर्सिव लेयर होती है आउटवर्ड की। एंड फ्लोम की जो लेयर्स होती हैं आउटर लेयर, वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती जब की होती है, सेकेंडरी जाइलम की होती है। दैट्स व्हाई ये हम कहते हैं कि सेकेंडरी जाइलम फ्लोम इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। अब हर एनुअल रिंग्स कंसिस्ट करती हैं 2 जोन्स पे। एक होता है इनर जोन, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग वुड और समर वुड, जिसके बाद लार्ज वेसल्स होती हैं, और एक होता है हमारे पास ऑटम वुड। ये समर वुड नहीं आएगा, समर वुड और स्प्रिंग वुड एक ही होता है। तो इनर जोन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड समर वुड हैविंग लार्ज वेसल्स, एंड आउटर जोन हमारे पास होती है ऑटम वुड की, जिसके पास स्मॉलर वेसल्स होती हैं। सो ये है सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होते हैं टेम्परेट प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई कोल्ड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन सम प्लांट्स। सो कुछ प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट टेम्परेचर, क्योंकि क्या होता है हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। इस प्रोसेस होता है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। प्लांट्स को जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, फ्लावरिंग के लिए होते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट लाइक सीरियल्स हैं, लाइक व्हीट एंड राइस, एक्सेस होते हैं 2 वैरायटीज में। इसको हम पहली वैरायटी को कहते हैं एनुअल और स्प्रिंग, और एक को कहते हैं विंटर वैरायटी। अब एनुअल और स्प्रिंग वैरायटी क्या होता है कि अगर स्प्रिंग में सीड्स अगर हम लोग सोन कर रहे हैं तो फ्लावर्स समर में आ जाएंगे उसी सेम ईयर में, बट अगर हम विंटर वैरायटी के सीड्स को सोन कर रहे हैं फॉल सीजन में, तो हमारे पास क्या होगा कि वो नेक्स्ट समर में उसकी फ्लावरिंग आएगी। वैरायटी के सीड्स को सोन करते हैं स्प्रिंग में, तो प्लांट्स के पास फ्लावरिंग आएगी ही नहीं, और फिर फ्लावरिंग नहीं होगी तो उनके पास सीड्स भी नहीं आएंगे। तो दैट्स व्हाई कुछ प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं लो विंटर टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इन विंटर वैरायटीज। लाइक अगर आप लोग देखें शुगर वीट में, तो एक्सपोज ना करें कोल्ड विंटर टेम्परेचर से, तो फिर उसके पास फ्लावर्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। सो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बेनिफिशियल प्लांट्स के लिए इसलिए होती है, अगर प्लांट्स में एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई हैं, तो वो एक बिग थ्रेट होता है फॉर द प्लांट्स का, और उसमें ज़्यादा स्ट्रेस डाल देता है ये एनवायरमेंट। इस स्ट्रेसेस को, इस एनवायरमेंटल चेंजेस को कोप करते हैं एडजस्टमेंट एंड द अडेप्टेशन, तो इनेबल कर सकें कि ये सर्वाइव कर सके इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी। इन्हीं में एक होता है कि इनको रिक्वायर होता है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल एनवायरमेंट को, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रख सके। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट भी इसमें ही है। अपने होमोस्टेसिस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ आई थिंक। होमोस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सेशन ये होता है। सो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इसमें ऑस्मो रेगुलेशन एक होमोस्टेसिस का पार्ट ही है, जो हमारे पास मेंटेन करता है इंटरनल कंडीशंस ऑफ प्लांट्स को। ये बेनिफिशियल होता है फॉर प्लांट्स इन वाटर स्ट्रेस एंड सैलाइन स्ट्रेस। ये यूजफुल टॉलरेंस है रिस्पॉन्स टू ड्रफ कंडीशन और सैलाइन स्ट्रेसेस। लाइक क्या होता है, मेंशन किया हुआ सैलाइन स्ट्रेसेस क्या है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन प्लांट्स में ज़्यादा हो गई है। अब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल एक्जैक्टली सेम होता है, तो पोटेंशियल कम हो जाता है जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा हो गया क्योंकि सॉलाइन स्ट्रेस है, तो इसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो गए, प्लांट्स एक्युमुलेट कर लेते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, क्योंकि वो कम कर सकें ऑस्मोटिक पोटेंशियल को और बढ़ा सकें वाटर पोटेंशियल को। तो ये इन्वॉल्व करता है मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट्स ऑफ अ सेल, और इसी की वजह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की वजह से ही प्लांट्स कोप कर लेता है विद दिस स्ट्रेसेस
have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.